दुनिया पर डॉलर की बादशाहत की इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट तो आप देख ही चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके जल्दी से पहले वो देख कर आइए, क्योंकि तभी आपको ये आगे की कहानी समझ आएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है 1931 का साल। इस वक्त दुनिया महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में थी। बैंक डूब रहे थे, व्यापार गिर रहा था, निवेशक घबराए हुए थे। उधर पहले वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन का खजाना खाली कर दिया था। फिर युद्ध के बाद पाउंड को सोने से बांधने की कोशिश में भी गड़बड़ हो गई। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अब उतनी मजबूत नहीं रह गई थी, जिससे लोगों को डर हुआ कि कहीं ब्रिटेन अपने वादे के मुताबिक हर पाउंड के बदले सोना न दे पाया तो। नतीजा, विदेशी निवेशक और बड़ी मात्रा में लोग अपने पाउंड को सोने में बदलने लगे। ब्रिटेन के सोने के भंडार तेजी से घटने लगे। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अब उतनी मजबूत नहीं रह गई थी, जिससे लोगों को डर हुआ कि कहीं ब्रिटेन अपने वादे के मुताबिक हर पाउंड के बदले सोना न दे पाया तो। नतीजा, विदेशी निवेशक और बड़ी मात्रा में लोग अपने पाउंड को सोने में बदलने लगे। ब्रिटेन के सोने के भंडार तेजी से घटने लगे। अब ब्रिटेन के सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी इकोनॉमी को और दर्दनाक तरीके से सिकोड़ कर सोना बचाए, या फिर ये एक्सेप्ट कर ले कि वो हर पाउंड के बदले सोना देने का वादा अब निभा नहीं सकता है। आखिरकार सितंबर 1931 में ब्रिटेन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया, मतलब अब पाउंड को सोने में बदलने की गारंटी खत्म हो गई। ये फैसला दुनिया को बताने के लिए काफी था कि ब्रिटेन की वित्तीय बादशाहत का ताज अब सरक चुका है। 1931 में चर्चिल ने संसद में सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था कि ये नीति उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तो ब्रिटेन ने 1919 में पहली बार गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा, टेम्परेरी सिर्फ 6 साल के लिए, और 1925 में फिर वापस लौटा। लेकिन इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ और फिर 1931 में महामंदी के दौरान दूसरी बार छोड़ा, और इस बार हमेशा के लिए। अभी यूरोप थोड़ा संभल ही रहा था कि एक और जबरदस्त आफत आन पड़ी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। इसमें भी सेम कहानी रिपीट हुई, मतलब वही अमेरिका से हथियार, गोला बारूद, सामान वगैरह खरीदना। इस बार अमेरिका पहले से ज्यादा तैयार और मजबूत था, और पहले की तरह शुरुआत में जंग से दूर रहा और बिजनेस कर रहा था। दिसंबर 1941 में उसने भी लड़ाई में एंट्री मार ली, लेकिन वही काफी जंग लड़ी जा चुकी थी, बहुत कुछ बचा नहीं था, इसलिए इस बार भी उसे खासा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटेन को इस बार और भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जंग के आखिर तक ब्रिटेन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका था। भारी कर्ज था, विदेशी निवेश कम हो चुके थे, सोने के भंडार भी घट गए थे, इंडस्ट्रीज भी नुकसान में थी, और वहीं युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा था। उसके पास बड़ी इंडस्ट्रीज थी, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक की तरह काम करती है, कि 1948 की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट के हिसाब से 1941 के अंत तक दुनिया के मौद्रिक स्वर्ण भंडार का 70% से ज्यादा अमेरिका के पास था। माइकल हडसन अपनी किताब सुपर इंपीरियलिज्म द इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी ऑफ अमेरिकन एम्पायर में लिखते हैं कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के वक्त अमेरिका के पास दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 72% हिस्सा मौजूद था, जबकि कुछ स्रोतों के मुताबिक 1948 में यह आंकड़ा लगभग 74% तक पहुंच गया था। अब आते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पर, जिसने डॉलर का आधिकारिक राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन उस पर जाने से पहले जरा सिचुएशन को समझिए। 1944 आते आते जब लगा कि अब जंग खत्म ही होने वाली है, जीत का बिगुल बजने ही वाला है, तो अब सबका ध्यान इकोनॉमी की तरफ गया, जो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। 2 विश्व युद्धों ने ब्रिटेन और बाकी बड़े यूरोपीय देशों की इकोनॉमी खस्ता हाल कर दी थी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। दुनिया के लगभग 2/3 सोने का भंडार भी अमेरिका के पास था, और अब ज्यादातर देशों को अपनी इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत थी, और वो पैसा अमेरिका के पास था। यहीं से शक्ति का केंद्र लंदन से वॉशिंगटन शिफ्ट हो गया। ये अमेरिका के लिए सुनहरा मौका था, मतलब सम्मेलन शुरू होने से पहले ही अमेरिका सबसे शक्तिशाली आर्थिक खिलाड़ी बन चुका था। अब आते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पर। जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में जमा हुए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देशों को आपसी ट्रेड बढ़ाना था। इसी को लेकर सबको बात करनी थी। लेकिन इसमें एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, वो ये कि अब व्यापार किस करेंसी में होगा, क्योंकि पाउंड की तो लंका लग चुकी थी, जो पहले ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। अब हर कोई चाहता था कि उसकी करेंसी को यह मौका मिले। उधर ब्रिटेन भी चाहता था कि पाउंड में ही हो, लेकिन सोने का भंडार तो अमेरिका के पास था। इसी बीच ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने बैंकर नाम की एक नई सुपरनेशनल करेंसी का प्रपोजल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि दुनिया किसी एक देश की करेंसी पर डिपेंड नहीं रहनी चाहिए।
बैंक का कोई फिजिकल नोट नहीं था, बल्कि सिर्फ केंद्रीय बैंकों के बीच लेन देन के लिए एक यूनिट ऑफ अकाउंट था। लेकिन ये किसी को जची नहीं। सबका कहना था कि करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो मजबूत हो और जिस पर सबका भरोसा बन सके। अब चूंकि उस वक्त कोई भी देश अमेरिका जैसा आर्थिक और वित्तीय रूप से शक्तिशाली नहीं था, तो अमेरिका ने भी कह दिया कि भैया ऐसा है तो डॉलर में ट्रेड कर लो। इसलिए फाइनली डॉलर के नाम पर मोहर लग गई और सबने अंदर ही अंदर मान लिया कि अब से डॉलर ही ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। इसकी एक वजह यह भी थी कि बाकी करेंसीज को एक दूसरे की करेंसीज पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि डॉलर के बदले सोना तो मिल सकता था, पर और करेंसीज का वो क्या करते, ना कोई दूसरा देश उन्हें लेता, ना उसके बदले सोना मिलना था। इसलिए सबने डॉलर के साथ ही जाने में भलाई समझी। अब सबको डॉलर चाहिए था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो अमेरिका ने डॉलर का रेट तय किया। एक औंस सोना बराबर $35। अमेरिका ने कहा कि कोई भी हमारे पास $35 लेकर बदले में सोना ले सकता है, हम गारंटी देते हैं। तो सबने अपना अपना सोना देकर अमेरिका से डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी चीज हुई, वो ये कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए और कहा गया कि जिस भी मुल्क को जंग में नुकसान हुआ है वो IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ भी एक कंडीशन लगा दी गई, वो ये कि लोन जो है वो डॉलर में ही मिलेगा और लौटाना भी डॉलर में ही होगा। मतलब पूरी दुनिया में डॉलर ही डॉलर सर्कुलेट हो गया। अभी तक अमेरिका के मुताबिक वो गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा था, मतलब अब हर करेंसी डॉलर से जुड़ गई और डॉलर सोने से जुड़ा था। तो पूरी दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम का सेंटर कौन बन गया? ऑब्वियसली डॉलर। 1944 में दुनिया ने डॉलर पर भरोसा इसलिए किया क्योंकि वो सोने से जुड़ा था। दुनिया भर में डॉलर फैल रहा था, लेकिन 1971 में अमेरिका ने सोने का सहारा ही हटा दिया। पर फिर भी दुनिया डॉलर पर भरोसा करती रही। क्यों? यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1960 के दशक में अमेरिका वियतनाम युद्ध और अपने घरेलू ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम्स पर भारी खर्चा कर रहा था, जिससे उसकी इकोनॉमी पर खासा असर पड़ा। वियतनाम युद्ध ने अमेरिकी खजाने पर भारी बोझ डाला। युद्ध की लागत साल दर साल तेजी से बढ़ी। अब यहाँ फ्रांस ने सबसे पहले इस खेल को समझा। उसे लगा कि अमेरिका वियतनाम युद्ध की भारी लागत को पूरा करने के लिए जितना डॉलर छाप रहा है, उतना सोना उसके पास बचा नहीं है। तो फ्रांस ने क्या किया? वो अपने सारे डॉलर लेकर फौरन पहुंच गया अमेरिका के पास कि भैया ये रहे डॉलर और मुझे सोना वापस दे दो। इसकी देखा देखी बाकी देशों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने डॉलर बेचना और सोना खरीदना शुरू कर दिया। इस डर को ही ट्रिफिन दुविधा या ट्रिफिन डिलेमा कहते हैं। अफरा तफरी ऐसी मची कि डॉलर के मुकाबले भारी बिकवाली का दौर शुरू हो गया। इससे अमेरिका के सोने के भंडार पर दबाव बढ़ गया। 1945 में जहां अमेरिका के पास दुनिया का लगभग 70% सोना था, वहीं 1968 तक ये घटकर महज 9,200 टन ही रह गया। और यही घटना 1971 में निक्सन शॉक तक पहुंची, जिसने पूरे ब्रेटन वुड्स का किला ढहा दिया। वही निक्सन शॉक जिसका हमने इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट के एकदम शुरुआत में जिक्र किया था। यानी 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा कि अब डॉलर को सोने में नहीं बदला जाएगा। दुनिया दंग रह गई, क्योंकि अमेरिका ने अपना ही वादा तोड़ दिया था। लेकिन और देश कर भी क्या सकते थे? सोना उनके पास था नहीं, जो था वो बस डॉलर। उसे भी छोड़ देते तो बचता क्या? ठन ठन गोपाल। इसलिए डॉलर को ही सलाम करना पड़ा। भले ही दुनिया निक्सन शॉक को झेल गई हो, पर अमेरिका को भी असल हकीकत पता थी कि अब डॉलर कमजोर पड़ चुका था। ज्यादा दिन तक मामला ऐसे तो चलेगा नहीं, उसे फिर से ताकत चाहिए होगी, एक ऐसा सहारा जिसके बिना दुनिया ना चल सके। अब डॉलर की संप्रभुता को बनाए रखना था तो कुछ तो जुगत लगानी पड़ेगी, जिससे डॉलर की वैल्यू भी बनी रहे और डोमिनेंस भी, साथ ही डॉलर की मांग लगातार बनी रहे। तो अब अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर चाल चली। अब चूंकि 1970 के दशक में तेल दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था। तेल के बिना दुनिया की मशीनरी नहीं चलती, जहाज नहीं चलते, कल कारखाने नहीं चलते, मतलब सबके लिए चाहिए था तेल। तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। पर शुरुआत में सऊदी अरब, जिसके पास तेल के अकूत भंडार थे, के पास तेल निकालने और एक्सट्रैक्ट करने की मॉडर्न तकनीकें नहीं थी। ये थी अमेरिका और यूरोप के पास। तेल तलाश करने और निकालने से लेकर सब में वो सऊदी की मदद कर रहे थे। साल 1933 में सऊदी के किंग अब्दुल अजीज ने अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया को तेल की तलाश का ठेका दिया था। खैर, अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब से एक सीक्रेट डील कर ली। हमारी सेना तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम पर हमला नहीं होने देंगे, और बदले में तुम बस इतना करो कि अपना तेल पूरी दुनिया को बेचो, लेकिन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही एक्सेप्ट करना, किसी और करेंसी में नहीं। यानी कोई भी देश तुमसे तेल खरीदे तो बोलो भाई हमें तो पेमेंट डॉलर में चाहिए, तुम्हारी अपनी करेंसी में नहीं। सऊदी अरब ने यही किया, क्योंकि उसे तेल के मामले में अमेरिका की मदद भी चाहिए थी और अपने ऑयल फील्ड्स की सिक्योरिटी भी। साथ ही डॉलर पर उसे भी भरोसा था किसी और करेंसी के मुकाबले। तो सऊदी आसानी से मान गया। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम।
फिर क्या था, तेल की कीमतें अब डॉलर में तय होने लगी। अब अगर किसी देश को तेल खरीदना था तो उसे पहले डॉलर चाहिए। भारत हो, जर्मनी या फिर ब्राजील, सबको तेल के लिए डॉलर चाहिए। मतलब अब दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डॉलर जमा करने लगे। यही था वो नया सिस्टम जिसमें अमेरिका ने दुनिया को बांध दिया, और यही वो खजाना था जिसने सोने की जगह ले ली थी। डॉलर को पीले सोने की जरूरत नहीं थी, उसे मिल गया था काला सोना यानी तेल। इस तरह अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तरफ खुद के कर्ज का बोझ हल्का किया और दूसरी तरफ डॉलर बिना सोने के भी दुनिया का सबसे मजबूत कागज बन गया। लेकिन कुछ अरब लीडर्स ने इस सिस्टम को मानने से साफ इनकार भी किया कि हम डॉलर में तेल बिल्कुल नहीं बेचेंगे। जैसे इराक के सद्दाम हुसैन ने साल 2000 में डॉलर के बदले यूरो में पेमेंट लेना स्टार्ट किया, तो अमेरिका ने अपने सुपर मिलिट्री पावर होने का फायदा उठाया और सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ ये दुनिया ने देखा। इसके अलावा लीबिया के गद्दाफी ने अमेरिकी डॉलर और यूरो दोनों में तेल बेचने से इनकार कर दिया था। गद्दाफी ने एक नई करेंसी गोल्ड दिनार में तेल बेचने का आइडिया प्रपोज किया। गद्दाफी का मकसद इसे सिर्फ लीबिया की नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका और अरब देशों की एक यूनिफाइड करेंसी बनाना था। लीबिया ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि दुनिया के प्रूव्ड ऑयल रिजर्व्स का लगभग 3% इसी के पास था। इसकी अहमियत उसकी क्वालिटी और जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से काफी ज्यादा थी, और यही वजह थी कि उसका करेंसी बदलने का फैसला अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा बन गया। इसके बाद ही लीबिया में सिविल वॉर हुई और गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। बात यही नहीं रुकी। लीबिया की तरह ईरान ने भी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी। ईरान लीबिया की तुलना में वैश्विक तेल बाजार में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट पर भी इसी का कंट्रोल है। होर्मुज स्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है, इतनी खबरों से आपको पता लग ही गया होगा। इस पर हमारा एक वीडियो भी है एलपीजी के इतिहास से जुड़ा हुआ, जिसमें इसे बताया गया है। आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे ताकि आप देख सकें। 2000 के दशक की शुरुआत में ईरान ने ईरानियन ऑयल बोर्ड्स यानी आईओबी नाम से तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए एक नया एक्सचेंज बनाने का प्रपोजल रखा, जिसमें तेल का लेन देन अमेरिकी डॉलर के बजाय यूरो में होना था। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के कुल ट्रेड का लगभग 45% यूरोजोन के साथ था, इसलिए इससे ईरान को फायदा होता। लेकिन ये अमेरिका को सीधे चैलेंज था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पर इतने सैंक्शंस लगा दिए, और अब क्या सिचुएशन है वो भी आप देख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर डॉलर से इनकार करोगे तो सीधा अमेरिका जैसी सुपर न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट खड़े होगे। इसीलिए इन देशों का हाल देखकर ही शायद कोई अमेरिका के खिलाफ जाने की सोचता नहीं है। डॉलर को इतनी मजबूती एक और चीज से मिलती है, स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से। स्विफ्ट डॉलर डोमिनेंस के लिए एक टूल की तरह काम करता है। असल में स्विफ्ट खुद कोई करेंसी नहीं है, ना ही ये पैसे रखता है, बल्कि ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंकों को बताता है कि पैसा किसे, कितनी राशि में और किस खाते में भेजना है। इसे एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए आप इंडिया से कनाडा में कोई पेमेंट करते हैं, तो आपका बैंक कनाडा के बैंक को एक पेमेंट भेजेगा। इसके लिए दोनों बैंकों को एक दूसरे से सेफ मैसेजिंग करनी होगी। यही काम स्विफ्ट करता है। इसे दुनिया की बैंकिंग सिस्टम का व्हाट्सएप समझ लीजिए। आपका बैंक एक स्विफ्ट कोड डालकर भेजेगा, स्विफ्ट मैसेज देगा कि फला बैंक को $5 लाख ट्रांसफर करे। लेकिन अब अमेरिका और डॉलर को इससे फायदा कैसे मिलता है? तो यही असली खेल शुरू होता है। अमेरिका सीधे स्विफ्ट का मालिक नहीं है, पर क्योंकि दुनिया के ज्यादातर इंटरनेशनल लेन देन डॉलर में होते हैं, इसलिए अमेरिका का असर बड़ा हो जाता है। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर्स तो बेल्जियम में है, लेकिन अमेरिका का इस पर इनडायरेक्टली लगभग पूरा कंट्रोल है, क्योंकि जब कोई बैंक डॉलर में भुगतान करता है तो अक्सर उसे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से होकर गुजरना पड़ता है। अमेरिका ही गेटकीपर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी देश इस स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर हो जाए तो वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा, यानी बिल्कुल कट जाएगा। कैसे? क्योंकि इससे वो ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर पाएगा, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएंगे, पैसे की आवाजाही बंद हो जाएगी, मतलब फुल फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसा ईरान के साथ हुआ जब उसने डॉलर से इनकार किया और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तो अमेरिका ने ईरान के सभी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? ईरान तेल तो बेच सकता था, लेकिन पैसे नहीं ले सकता था। कोई देश ईरान को डॉलर ट्रांसफर कर ही नहीं सकता था, क्योंकि स्विफ्ट पर मैसेज ही नहीं जा रहा था। यही रूस के साथ भी हुआ। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट से हटा दिया। इससे वो देश दुनिया से कट जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। ऐसे में इंटरनेशनल कंपनीज और इन्वेस्टर्स भी उससे हाथ खींच लेते हैं, उसकी फंडिंग रुक जाती है, शेयर मार्केट गिरने लगता है। अमेरिका किसी भी देश को जब चाहे स्विफ्ट से बाहर कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के सैंक्शंस का इतना असर पड़ता है। इसीलिए अब डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि अगर कोई देश अमेरिका के हिसाब से नहीं चला तो वो चाहे तो उसकी इकोनॉमी को रातों रात तबाह कर सकता है।
मतलब ये हुआ कि अमेरिका की सेना से ज्यादा ताकतवर उसकी इकोनॉमिक पावर है, जो किसी भी कंट्री के लिए खतरे की बात तो है ही। लेकिन यही डर डी डॉलराइजेशन की आग में घी का काम कर रहा है। डी डॉलराइजेशन यानी इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करना। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब और देश डॉलर का इस्तेमाल कम करके अपनी या किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड करने लगते हैं, तो यही डी डॉलराइजेशन है। और भी एकदम आसान भाषा में समझें तो डी डॉलराइजेशन डॉलर हटाओ अपनी करेंसी लाओ मूवमेंट है, यानी डॉलर की गुलामी से आजादी। लेकिन डी डॉलराइजेशन का मतलब डॉलर को खत्म करना नहीं है, बल्कि सिंपली डॉलर पर दुनिया की डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करने की कोशिश करना है। इसकी वजह भी साफ है, जो कि हमने पूरी कहानी में समझी भी, कि एक तो डॉलर किस तरह वेपनाइज्ड हो चुका है। पहले इक्का दुक्का देश ही इससे छुटकारा चाहते थे, पर आवाज उठाने पर क्या होता है इसका इतिहास गवाह है ही। पर अब वक्त बदला है, दुनिया में नई ताकतें उभर रही हैं और अब ज्यादातर देश डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपस में अपनी या दूसरी करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ाएं, अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में डॉलर की हिस्सेदारी कम करें, ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स डेवलप करें, जैसे चाइना युआन को बढ़ावा दे रहा है, रशिया और चीन कई डील्स में डॉलर को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया से लेकर कई और कंट्रीज भी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश में लगी हुई हैं। डी डॉलराइजेशन की जड़ में अमेरिका पर भारी कर्जदार होना भी एक वजह है। अमेरिका का ग्रॉस नेशनल डेट अभी लगभग 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि अमेरिकी सरकार के पास जितना सोना है उससे लगभग उसका 1 से 1.5% कर्ज ही कवर हो सकता है। ऐसे में दुनिया का भरोसा डगमगाना लाजमी है। पर डॉलर के पीछे सिर्फ एक ताकत नहीं है, बल्कि एक बड़ी इकोनॉमी, दशकों से बना भरोसा, ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क, इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत, और इन्हें बदलना इतना आसान भी नहीं है। अजीब बात है ना, 1944 में दुनिया डॉलर पर इसलिए भरोसा करती थी क्योंकि उसके पीछे सोना था। 1971 के बाद दुनिया डॉलर पर इसलिए भरोसा करती रही क्योंकि उसके पीछे अमेरिका की ताकत थी। और आज दुनिया डॉलर पर इसलिए भरोसा करती है क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर पर भरोसा करती है। तो क्या डॉलर का डोमिनेंस हमेशा रहेगा? शायद नहीं। इसलिए शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या डॉलर कल खत्म हो जाएगा, बल्कि ये है कि जब अगली ग्लोबल करेंसी उभरेगी तो क्या दुनिया उसे पहचान पाएगी, ठीक वैसे ही जैसे 100 साल पहले लोग डॉलर के उभरते डोमिनेंस को नहीं पहचान पाए थे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।